हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हम राजस्थान बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण पॉइंटर देख रहे थे और इस कड़ी में ये हमारा तीसरा पार्ट है, यानी बजट 2024-25 या लेखानुदान 2024-25 है उसका फाइनल और तीसरा पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एमनेस्टी स्कीम। इन एमनेस्टी माने माफ़ी। इसमें उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 2024-31 जुलाई तक ये योजनाएं प्रभावी रहेगी, जिसमें सबसे पहले है वेट एमनेस्टी। वेट एमनेस्टी क्या है? अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरण, लंबित विवाद और ब्याज की माफी वाले प्रकरण में बकाया राशि का 10 से 20% जमा कराने पर, अलग अलग मामले में 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, उतना जमा कराने पर शेष राशि को माफ कर दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? वेट एमनेस्टी में। यानी कितना जमा कराना पड़ेगा? 20%, 10 से लेके 20% के मध्य आपको जमा करना पड़ेगा। बाकी प्रकरण जो लंबित है वो क्लियर हो जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरण में ब्याज और पेनल्टी की 100% छूट दी जाएगी। ब्याज की स्टाम्प ड्यूटी की पे अगर कोई ब्याज बकाया है तो वो भी छूट दे दिया जाएगा, और पेनल्टी अगर लगाई है लेट फीस करने में तो उसकी भी 100% छूट प्रदान की जाएगी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज के वीडियो में आगे राजस्थान के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी देखेंगे कि उनके पास कौन कौन से विभाग है, साथ ही उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो भी इसमें हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, यानी ट्रांसपोर्ट के जो मामले हैं उनमें माफ़ी। वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी योजनाएं कैसे? जैसे नष्ट हो चुके वाहन हैं और उनको नष्ट कर दिया, उस दिनांक के बाद के जितने भी टैक्सेज हैं नष्ट करने के बाद के, और उस पर कोई पेनल्टी है, ब्याज है, बकाया ब्याज है, उसकी पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी। यानी वाहन नष्ट करने की दिनांक जो भी है उस दिनांक उस वाहन को नष्ट कर दिया गया भी है तो उसके बाद में कोई बीच के पीरियड का कुछ ब्याज लगाया गया या कोई टैक्स लगाया गया है तो उसमें छूट दे दी जाएगी। ये ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी में बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा, नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त, यानी वो वाहन जो नष्ट नहीं हुए अभी, उनको 31 मार्च 2023 तक के जो बकाया कर है अगर वो चुका दिए जाएंगे तो उसके बाद के आगे के जो टैक्स और पेनल्टी है उस पर छूट होगी। यानी पहले ऊपर बात करी थी कि अगर वाहन नष्ट भी कर दिया गया है और उस पर कोई ब्याज और पेनल्टी बाकी है तो उस पर छूट दे दी जाएगी, लेकिन अभी वाहन नष्ट नहीं किया है तो उन पे 31 मार्च 2023 तक के आप जितने भी टैक्स बनते हैं वो सारे दे दो। उसके बाद आगे की जो पेनल्टी और ब्याज होगी उस पर आपको छूट दे दी जाएगी। ई रवाना एमनेस्टी। ई रवाना एमनेस्टी का संबंध किससे है? तो देखो, सबसे पहले तो इसका संबंध है खान विभाग से। तो खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज की गई ओवरलोडिंग होती है ना, उन प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 96% तक की छूट दी जाएगी। तो आप याद रखो, ई रवाना एमनेस्टी के तहत जो ओवरलोडिंग के प्रकरण है उसमें 96% तक की छूट, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट, मैटर टू मैटर बात करेगा, लेकिन 96% तक की छूट इसमें प्रदान की गई है ई रवाना एमनेस्टी में। ई रवाना एमनेस्टी का संबंध किससे है? खान विभाग से। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी, जो पंजीकृत वाहन है वो स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर 1 वर्ष तक स्क्रैप कराए जाने वाले एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का स्क्रैप किए जाने तक के बकाया जो एकमुश्त राशि है वो पेनल्टी से छूट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार इसमें भी एंड ऑफ जो स्क्रैपिंग सेंटर है वहाँ पे अगर वाहन लाता है तो जो उसके बकाया स्क्रैपिंग पेनल्टी थी उसके भी छूट दी जाएगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एनर्जी एमनेस्टी 31 मार्च 2023 से पहले, कब से पहले? 31 मार्च 2023 से पहले कटे हुए कनेक्शन, जो विद्युत कनेक्शन है उन पे कोई राशि बकाया है, अगर उस बकाया को 6 किस्तों में 2 महीने से 1 किस्त दो और टोटल 6 किस्त यानी 12 महीने में किस्त चुका दो, तो अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी की राशि माफ कर दी जाएगी। यानी जो भी उनके बकाया थे अब वो या तो 2-2 महीने की 6 किस्तों में जमा करवा रहे हैं, जो कृषि कनेक्शन है वो, कृषि के अलावा अन्य कनेक्शन है उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं,
लेकिन अभी उन्होंने जो उन पे बकाया थे वो नहीं चुकाए। अगर वो एक साथ चुका देते, कृषि वाले तो 6 किस्तों में चुका दो और बाकी जो एक साथ चुका दो, तो चुकाने की ड्यू डेट थी, उस डेट से लेके जिस तिथि को चुकाया उसके पीरियड में जो पेनल्टी बनती है और जो ब्याज बनता है उसकी भी छूट इसमें प्रदान करने की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या कार्य किए हैं सरकार ने, देखो बजट में प्रावधान किए हैं कि दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो, कहीं से भी करवा दो। मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप विकसित करते हुए क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पेनल करना, यानी जो मौका निरीक्षण करते हैं वो क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पेनल किया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, ये बात बजट में की गई है। EGRAS और राज स्टाम्प को बढ़ावा देना, यानी ये जो आपने अभी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की है तो उसमें EGRAS और राज स्टाम्प वगैरह पढ़ा होगा, तो इसके माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। आमजनों और निवेशकों के पंजीयन कार्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी और 24/7 आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न शुल्कों की दरों के डी माई सेटिस्फेक्शन की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से रिवाइज और रेशनलाइज किया जाएगा। ये सारी बातें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, वाणिज्य कर और आबकारी विभाग के कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसकी बात कर रहे हैं, वाणिज्य कर और आबकारी विभाग है ना, फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी इनमें। और ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम और जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट पहले से चल रहे हैं, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम और जन आधार वॉलेट, इनको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, व्यापक बनाया जाएगा। ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों के लिए एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। आप फिटनेस टेस्ट करवाना होता है वाहनों का तो वो कहीं भी फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं, व्यवस्था की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण है, चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किन पदार्थों पे, किन गुड्स पे मंडी शुल्क समाप्त किया गया है बजट 2023-24-25 में? तो आपका आंसर होगा एक तो चीनी और एक गुड़, यानी जो मीठी चीज़ें हैं उन पे ये मंडी शुल्क समाप्त किया गया है, रिलेट कर सकते हो। लैंड टैक्स को समाप्त कर दिया गया, लैंड टैक्स है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। पूर्व में सर्जित लैंड टैक्स की डिमांड के संबंध में एमनेस्टी देते हुए मात्र मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कर दो। यानी अभी आगे से तो लैंड टैक्स खत्म, लेकिन पहले से अगर लैंड टैक्स लगा हुआ था, अब वो आपने पे नहीं किया तो उसका 10% दे दो, बात खत्म। तो इस प्रकार ये दिया कुमारी जी ने जो लेखानुदान या बजट 2024-25 प्रस्तुत किया है उसके महत्वपूर्ण पॉइंटर्स थे। हमने देखा दिया कुमारी जी ने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ में बजट भाषण की समापन किया। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे के वीडियो में चूंकि बजट के पॉइंटर्स हमने महत्वपूर्ण देख लिए हैं, हम राजस्थान के कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे किरोड़ी बाबा, तो किरोड़ी बाबा जी के पास में कौन कौन से विभाग है? एक तो ये कहाँ से विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, तो ये सवाई माधोपुर विधानसभा सीट है ना, वहाँ से ये चुन के आए हैं। तो किरोड़ी बाबा हमारे प्यारे, तो ये सवाई माधोपुर से चुन के आए हैं। और इनके पास में कृषि और उद्यानिकी विभाग है। एक तो कौन सा हो गया, कृषि और उद्यानिकी विभाग हो गया। एक ग्रामीण विकास विभाग भी इनके पास में, कृषि और उद्यानिकी बाबा के पास में है, ग्रामीण विकास भी बाबा के पास में है, आपदा प्रबंधन भी बाबा के पास में, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग भी बाबा के पास में है, और जन अभियोग निराकरण विभाग, यानी जन अभियोग का निराकरण करवाना होगा तो भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किरोड़ी बाबा के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा हो गया? ग्रामीण विकास विभाग हो गया, एक हो गया कृषि और उद्यानिकी विभाग इनके पास हो गया। बाकी विभाग भी महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के विभाग हैं। बाकी मदन दिलावर जी, इनके पास में कौन कौन से विभाग है? तो विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन इनके पास में, स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है वो मदन दिलावर के पास में। जब मदन दिलावर जी है ये कहाँ से विधान MLA हैं? तो ये है रामगंज मंडी,
और रामगंज मंडी कोटा से ये कैबिनेट मिनिस्टर मतलब विधायक हैं। और इनके पास में एक तो विद्यालय शिक्षा विभाग हो गया, एक पंचायती राज विभाग इनके पास हो गया। तो देखो पंचायती राज और ग्रामीण विकास होता है, ये विभाग कुल मिला के किनके पास में, मदन दिलावर जी और किरोड़ी बाबा के पास में, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग भी इनके पास में, विद्यालय शिक्षा हो गया, संस्कृत शिक्षा हो गया, पंचायती राज हो गया। और विधानसभा क्षेत्र हमने बताया कि रामगंज मंडी है वो विधानसभा क्षेत्र है श्री मदन दिलावर जी का। उसके बाद में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, और ये कहाँ से एमएलए हैं, तो ये जोटोड़ा से एमएलए हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग है, एक तो कौन सा है, उद्योग और वाणिज्य विभाग। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग भी कर्नल साहब के पास में ही है। युवा मामले और खेल विभाग है, और ये भी किसके पास में है, ये बिल्कुल उनके पास में होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक में इन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया था। और नियोजन और उद्यमिता विभाग भी इनके पास में है, और सैनिक कल्याण विभाग, क्योंकि कर्नल है तो होना जरूरी है, तो सैनिक कल्याण विभाग ही इनके पास में। तो सबसे जरूरी विभाग की देखते तो आईटी डिपार्टमेंट इनके पास में, और उद्योग और वाणिज्य इनके पास में, और युवा मामले इनके पास में। इसके बाद श्री गजेंद्र सिंह जी का नाम आता है, ये लोहावट से एमएलए हैं, विधानसभा सदस्य हैं, और इनके पास में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं यानी चिकित्सा विभाग। चिकित्सा मंत्री कौन है राजस्थान के, श्री गजेंद्र सिंह जी है, ये लोहावट से विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं, और इनके पास में चिकित्सा मिनिस्ट्री है, ठीक है। फिर आते हैं बाबूलाल खराड़ी साहब, तो ये कहाँ से सांसद है, तो ये जाडोल से, कहाँ से सांसद विधायक है, सॉरी ये जाडोल से विधायक है बाबूलाल जी कहाँ से विधायक है, जाडोल से विधायक है। और इनके पास में जनजातीय और क्षेत्रीय विकास विभाग और गृह रक्षा विभाग इनके पास में, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा। फिर आते हैं जोगाराम पटेल साहब, और ये लूनी से विधायक है, कहाँ से, लूनी से। जोगाराम पटेल लूनी से विधायक, और इनके पास में संसदीय कार्य विभाग है, विधि और विधिक कार्य विभाग है, और न्याय विभाग यानी कानून मंत्री कौन है राजस्थान के, तो जोगाराम पटेल, यानी कानून से रिलेटेड विभाग जो भी है वो जोगाराम पटेल साहब के पास में। और ये विधायक कहाँ से, लूनी से विधायक है। फिर श्री सुरेंद्र सिंह रावत साहब ये पुष्कर से विधायक है, कहाँ से हैं, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं। इनके पास जल संसाधन विभाग है, तो जल मंत्री कौन राजस्थान के, तो सुरेश सिंह रावत साहब है, ये पुष्कर से जीत के आए हैं, और इनके पास में जल से यानी जल से संबंधित विभाग, जल संसाधन विभाग और जल संसाधन आयोजना विभाग इनके पास में। फिर है श्री अविनाश गहलोत साहब है, ये जेतारण पाली से चुन के आए हैं, और इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। सबसे ज़्यादा खर्चा ये डिपार्टमेंट करता है, लगभग 50% से प्लस एक्सपेंडिचर सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता में होता है। तो श्री अविनाश गहलोत साहब इसके मिनिस्टर है, और ये जेतारण से चुन के आए हैं। तो एक बार देखते हैं किरोड़ी बाबा के पास में ग्रामीण विकास विभाग है, और ये सवाई माधोपुर से चुन के आए हैं। उसके बाद मदन दिलावर ये रामगंज मंडी से आते हैं, और इनके पास में विद्यालय शिक्षा और पंचायती राज भी इनके पास में है। कर्नल साहब के पास में युवा वाले तो है ही, आईटी वाला है, और सैनिक कल्याण का है। गजेंद्र सिंह साहब वो लोहावट से आते हैं, और चिकित्सा से संबंधित विभाग इनके पास में। गजेंद्र सिंह के पास में कौन सा है, चिकित्सा डिपार्टमेंट इनके पास। बाबूलाल खराड़ी साहब इनके पास जनजातीय मामले हैं, और जोगाराम पटेल साहब ये जो कानून से संबंधित डिपार्टमेंट है वो जोगाराम पटेल के पास में है। और जल मंत्री कौन है, सुरेश सिंह रावत साहब कह सकते हैं कि जल से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है, सुरेश सिंह रावत साहब के पास में, जो पुष्कर से चुन के आते हैं। और अविनाश गहलोत है वो जेतारण से चुन के आते हैं। तो बताओ किरोड़ी बाबा कहाँ से चुन के आते हैं, तो किरोड़ी बाबा आते हैं सवाई माधोपुर से। मदन दिलावर साहब रामगंज मंडी से। जोगाराम पटेल आते हैं लूनी से। उसके बाद राज्यवर्धन राठौड़ साहब जोटवाड़ा से। गजेंद्र सिंह जी लोहावट से। बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल से। और अविनाश गहलोत कहाँ से आते हैं, जेतारण से आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो श्री जोराराम कुमावत साहब है, ये आते हैं सुमेरपुर पाली से। जोराराम कुमावत साहब इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सुमेरपुर। जोराराम कुमावत का विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर। और पशुपालन डेयरी गोपालन यानी पशु से संबंधित डिपार्टमेंट है ना, ये जोराराम कुमावत साहब के पास में। साथ ही देवस्थान विभाग भी जोराराम कुमावत साहब के पास में। श्री हेमंत मीणा इनके ये आते हैं प्रतापगढ़ से। हेमंत मीणा साहब कहाँ से आते हैं, और राजस्व डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उपनिवेशन डिपार्टमेंट इनके पास में। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास में, रेवेन्यू है अपने हेमंत मीणा साहब के पास में। श्री कन्हैयालाल साहब,
तो ये है मालपुरा से चुन के आते हैं, और इनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल का जो डिपार्टमेंट और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी है वो कन्हैयालाल साहब के पास में। और कन्हैयालाल कहाँ से आते हैं? ये मालपुरा टोक से आते हैं। और सुमित गोदारा ये लूणकरणसर से चुन के आते हैं, लूणकरणसर से सुमित गोदारा चुन के आते हैं। और इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले, यानी खाद्य और नागरिक आपूर्ति। ये किनके पास में? सुमित जी के पास में। तो सुमित जी के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? सुमित गोदारा जी, इनके पास में खाद्य और नागरिक आपूर्ति। ठीक है, अब बताओ आपको विधानसभा क्षेत्र से कन्हैयालाल जी के पास में, तो ये कहाँ से आते हैं? तो मालपुरा से आते हैं। फिर हेमंत मीणा जी कहाँ से चुन के आए? ये प्रतापगढ़ से आए। और जोराराम कुमावत सुमेरपुर से आए। और सुमित गोदारा ये लूणकरणसर से। लूणकरणसर से तो सुमित गोदारा आए, लेकिन लूणी से कौन आए हैं? तो लूणी से कौन आए हैं? तो सिर्फ जोगाराम पटेल है, सॉरी, ये लूणी से आए हैं। और सुमित गोदारा साहब ये लूणकरणसर से। तो लूण से लूणी ये कनेक्ट करो, जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा। ठीक है, तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है। वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, उसके बाद में इन फैक्ट्स को याद करने की भी कोशिश करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। धीरे धीरे क्वालिटी और बेहतर होती जाएगी। आने वाली हर एक एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण है, और जो अच्छी एग्ज़ाम्स होगी उनकी हमारी जो एप्लीकेशन है मुलान एकेडमी, वहाँ पे आपको उससे संबंधित कंटेंट भी मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।